नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से अपने चैनल लर्न हिंदी विद गुरमीत मैम। तो बच्चों, आज हम मातृभूमि कविता कक्षा 6 मल्हार पुस्तक से उसको हमने व्याख्या उसकी समझी थी और आज हम उसका अभ्यास कार्य करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों, मातृभूमि कविता का अभ्यास कार्य। तो सबसे पहले मेरी समझ से इसमें देखिए का वाला प्रश्न, नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है उसके सामने स्टार बनाना है आपको, तारा बनाइए। तो सबसे पहला प्रश्न है, हिंद महासागर के लिए कविता में कौन सा शब्द आया है? तो सब बच्चों सही उत्तर है इसका सिंधु। दूसरा प्रश्न है, मातृभूमि कविता में मुख्य रूप से किसकी प्रशंसा की गई? भारत की प्रशंसा की गई है, भारत के महापुरुषों की जय की गई है, भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई है, भारतवासियों की वीरता का बखान किया गया है। तो सही उत्तर है बच्चों, भारत की प्रशंसा की गई है। ख प्रश्न में आई बच्चों, अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने हैं। मतलब आपने ये जो एमसीक्यूज में उत्तर चुने हैं ये सही क्यों हैं, किस लिए आपने ये उत्तर चुने हैं, तो कारण बताना है आपको इसमें। तो बच्चों, पहले एमसीक्यू में जो हिंद महासागर के लिए सिंधु शब्द चुना है उसका कारण ये था कि हिंद महासागर का प्राचीन नाम सिंधु महासागर था, जो प्राचीन भारतीयों द्वारा रखा गया था। भारत के नाम पर इस सागर का नाम हिंद महासागर रखा गया। कविता में सोहनलाल द्विवेदी ने हिंद महासागर से अपनत्व के कारण इसे सिंधु नाम से पुकारा, इसलिए सिंधु शब्द का विकल्प चयन करना उचित होगा। दूसरा प्रश्न था बच्चों, मातृभूमि कविता में मुख्य रूप से किसकी प्रशंसा की गई है, क्या किस चीज़ का वर्णन किया गया है? तो इसके उत्तर है, मातृभूमि कविता में कवि सोहनलाल द्विवेदी जी ने भारत के पर्वतों, नदियों, वृक्षों, मलय पवन और घनी अमराइयों इत्यादि के साथ भारत के महापुरुषों की, भारतवासियों की वीरता की, सभी की चर्चा की है, इसलिए भारत की प्रशंसा की गई है यहाँ पर, इसलिए ये उत्तर हम लोगों ने चुना है कि भारत की प्रशंसा की गई है। अगला प्रश्न है बच्चों, मिलकर मिलान करें। पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही अर्थों या संदर्भों से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। तो बच्चों, क्योंकि ये जो शब्द हैं ये इस कविता से ही लिए गए हैं तो आपको इसका मिलान करना आसान होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसका मिलान। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, हिमालय, हिमालय शब्द क्या है? हिमालय शब्द को किससे मैच करेंगे? भारत की उत्तरी सीमा पर फैली पर्वतमाला, ठीक है, उत्तर में, भारत के उत्तर में हिमालय है। दूसरा है त्रिवेणी, इसका मिलान करेंगे 4 से, देखिए 3 नदियों की मिली हुई धारा त्रिवेणी जिसे संगम कहते हैं, ठीक है। तीसरा है मलय पवन, इसका मिलान करेंगे 6 नंबर पर, आइए, दक्षिण भारत के मलय पर्वत से चलने वाली सुगंधित वायु। फिर आता है आपका सिंधु, इसका मिलान करेंगे 8 नंबर से, समुद्र एक नदी का नाम, सिंधु में समुद्र, ठीक है, एक नदी का नाम भी है सिंधु। अगला है गंगा यमुना, इसका मिलान करेंगे 3 नंबर से, भारत की प्रसिद्ध नदियाँ, ठीक है। अगला देखिए रघुपति, रघुपति इसका मिलान करेंगे श्री रामचंद्र का एक नाम, दशरथ के पुत्र, यानी रामचंद्र को रघुपति भी कहा जाता है। अगला है श्री कृष्ण, तो इसका मिलान करेंगे 2 नंबर से, वसुदेव के पुत्र वासुदेव, ठीक है। अगला है सीता, तो इसका मिलान करेंगे 8 नंबर से, जनक की पुत्री, इसका मिलान करेंगे 9 नंबर से, जनक की पुत्री जानकी। अगला है गीता, इसका मिलान करेंगे 7 नंबर से, एक प्रसिद्ध और प्राचीन ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता, इसमें वे प्रश्न उत्तर और संवाद हैं जो भारत की में श्री कृष्ण की और अर्जुन के बीच हुए संवाद थे। 10वां है गौतम बुद्ध, तो इसका मिलान करेंगे 1 नंबर से, एक प्रसिद्ध महापुरुष, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक, ठीक है। तो ये है आपका, इस तरह से आप मिलान करेंगे, इसका सही मिलान है। आगे देखिए
पंक्तियों पर चर्चा। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार कक्षा में अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो ये 2 पंक्तियां हैं बच्चों इस कविता की। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। तो इसका मुख्य रूप से आशय आपको लिखना है। तो इसका आशय है, कवि सोहनलाल द्विवेदी भारतवर्ष की महिमा का गुणगान करते हुए यहाँ के गौरवशाली इतिहास को आधार बनाकर अपनी बात प्रमाण पूर्वक कहते हैं। सत्य और धर्म किसी दुश्मन को हराने के लिए यदि युद्ध भी करना पड़े तो हम पीछे नहीं हटते। हम वीरतापूर्वक दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। एक तरफ हम अत्याचार का खात्मा युद्ध से करते हैं तो दूसरी तरफ दया, सत्य और अहिंसा को अपनाकर न केवल अपने देश का हित करते हैं अपितु गौतम बुद्ध द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म का भी हित करते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म को विदेशों तक पहुंचाने वाली भी मेरी जन्मभूमि और मातृभूमि के मानव ही हैं। तो ये इसका आशय है बच्चों। वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वही मातृभूमि मेरी है, ये मातृभूमि मेरी है और ये जन्मभूमि मेरी है। आगे देखिए, सोच विचार के लिए कविता को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो ये कुछ 4-5 प्रश्न दिए हैं, इनके उत्तर आपको लिखने हैं। पहला प्रश्न है, कोयल कहाँ रहती है? तो कोयल अमराइयों में रहती है। बच्चों इसके जो उत्तर हैं वो आपको कविता के आधार पर देने हैं। दूसरा प्रश्न है, तन मन कौन संवारती है? तो तन मन कौन संवारती है? दक्षिण भारत के मलयगिरी पर्वत से आने वाली जो शीतल हवाएं हैं, मलय पवन, वह तन मन संवारती हैं। झरने कहाँ से झरते हैं? तो झरने पहाड़ियों से झरते हैं। श्री कृष्ण ने क्या सुनाया था? श्री कृष्ण ने मधुर बांसुरी बजाकर सबका मन मोह लिया था और गीता के उपदेश दिए थे। गौतम ने किसका यश बढ़ाया? गौतम ने भारत का यश बढ़ाया, पूरे संसार में अहिंसा, दया और करुणा का संदेश दिया। प्राणी जगत में सभी के से प्रेम करने का संदेश दिया। ख प्रश्न देखिए, नदियाँ लहर रही हैं, पग पग छहर रही हैं। लहर का अर्थ होता है पानी का हिलोरा, मौज, उमंग, वेग और जोश। छहर का अर्थ है बच्चों बिखरना, चितराना, छिटकना, फैलना। ठीक है, तो कविता को पढ़कर पता लगाइए और लिखिए कि कहाँ कहाँ छटा छहर रही है। तो इसका उत्तर होगा, नदियों के किनारों पर नदी में तेज लहर आने पर जल दूर दूर फैल जाता है और नदी तेज वेग से हिलोरे लेकर आगे बढ़ती है। दूसरा प्रश्न है इसमें, किसका पानी लहर रहा है? तो उत्तर होगा गंगा, यमुना और त्रिवेणी। त्रिवेणी यानी गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम स्थल होता है। तो गंगा, यमुना और त्रिवेणी में पानी हिलोरे लेकर उमंग, जोश और मस्ती से आगे बढ़ता है। आगे बढ़ते हैं कविता की रचना में। गंगा यमुन त्रिवेणी, नदियाँ लहर रही हैं। यमुन शब्द वहाँ यमुना नदी के लिए आया है। कभी कभी कवि कविता की लय और सौंदर्य को बढ़ाने के लिए इस प्रकार के शब्दों को थोड़ा बदल देते हैं। यदि आप कविता को थोड़ा और ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको और भी बहुत सारी विशेषताएं पता चलेंगी। आपको जो विशेष बातें दिखाई दें उन्हें आपस में साझा करें। तो ये बहुत बच्चों ये डिस्कशन के लिए है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, मिलान पर आते हैं। स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। मिलते जुलते भाव वाली पंक्तियों को रेखा खींचकर जोड़िए। तो इसको परस्पर मेल की तरह करना है। तो इसमें देखिए बच्चों, स्तंभ 1 और स्तंभ 2 दिए हैं। स्तंभ 1 में देखिए, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। इसको आप मिलान करेंगे इसका, मैं उस भूमि पर जन्म लिया है, मैंने उस भूमि पर जन्म लिया है, वह भूमि मेरी माँ के समान है। दूसरा है, चिड़ियाँ चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में।
तो इसको आप मिलान करेंगे कि वहाँ की जलवायु इतनी सुखदाई है कि पक्षी पेड़ पौधों के बीच प्रसन्नता से पक्षी गा रहे हैं। तीसरा है अमराइयाँ घनी हैं, कोयल पुकार रही है। इसको मैच करेंगे, यहाँ आम के घने उद्यान हैं जिनमें कोयल और पक्षी चहचहा रहे हैं। अगला प्रश्न है अनुमान या कल्पना से अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। पहला प्रश्न है, देखिए बच्चों, अमराइयाँ घनी हैं, कोयल पुकारती है। इस पंक्ति में कोयल क्यों पुकार रही होगी? तो पहले प्रश्न का उत्तर है कोयल बसंत ऋतु में के आगमन पर पुकार रही होगी। और दूसरा प्रश्न है किसे पुकार रही होगी और कैसे पुकार रही होगी? तो कोयल प्रकृति को पुकार रही होगी, वह मानव प्रकृति की सुंदरता का गुणगान कर रही हो। कोयल मधुर स्वर में पुकार रही होगी। कोयल की आवाज़ बहुत मीठी होती है। इसका उत्तर कैसे पुकार रही होगी? तो कोयल मीठी आवाज़ में पुकार रही होगी। अगला प्रश्न है बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। पवन किसका तन मन संवारती है? तो 4 पॉइंट दिए हैं इसमें। पवन निम्न चीज़ों का तन मन संवारती है। पहले प्रकृति का, पेड़ पौधे, प्रकृति में क्या क्या चीज़ें आती है? पेड़ पौधे, फूलों का, पत्तियों को झकझोरना, मनुष्यों का उन्हें ताजगी और सुकून प्रदान करना, पशु पक्षियों का उन्हें राहत देना, उल्लास देना, आनंद देना और पूरे वातावरण को ताजगी से भर देना। तो पवन जो है इन चीज़ों का तन मन संवारती है, प्रकृति का, मनुष्यों का, पशु पक्षियों का और पूरे वातावरण का। इसके बाद बच्चों जो प्रश्न था हमारा इसमें एक और कि यह कैसे करती है? तो इसमें इस तरह से दिया है कि पवन निम्न तरह से तन मन संवारती है। शारीरिक रूप से तन को कैसे संवारती है? ताजगी प्रदान करके, गर्मी से राहत पहुंचा के, शरीर को ठंडक पहुंचा के और पसीने को सुखाकर। मानसिक रूप से कैसे संवारती है? मानसिक तनाव कम करके, मन को बेहतर बना करके, प्रफुल्लित करके, उसमें नई ऊर्जा भर के। और प्राकृतिक रूप से कैसे संवारती है? पेड़ पौधों को झकझोर कर उन्हें नृत्य करने जैसा प्रतीत करा के, बादलों को विभिन्न आकार दे करके, फूलों की सुगंध को चारों ओर फैला करके, जल की लहरों में कंपन पैदा करके। आगे शब्दों के रूप देखिए। नीचे शब्दों से जुड़े कुछ गतिविधियां दी गई हैं। इन्हें करने के लिए आप शब्दकोश अपने शिक्षकों और साथियों की सहायता भी ले सकते हैं। तो क है बच्चों, नीचे दिए गए पंक्तियों को पढ़िए। जगमग छटा निराली, पग पग छहर रही है। अब इन पंक्तियों में पग शब्द 2 बार आया है। इसका अर्थ है हर पग या हर कदम पर। शब्दों के ऐसे ही कुछ जोड़े नीचे दिए गए हैं, इनके अर्थ लिखिए। तो आगे बच्चों इसी तरह से शब्द दिए गए हैं। घर घर, बाल बाल, सांस सांस, देश देश और पर्वत पर्वत। तो घर घर का अर्थ है हर घर या प्रत्येक घर। बाल बाल मतलब बहुत करीब से या बहुत मुश्किल से। कहते हैं ना हम लोग बाल बाल बच गए, ठीक है, गिरने से बाल बाल बच गए। तो ये जो है बहुत मुश्किल से। सांस सांस, हर सांस में या लगातार। देश देश, हर देशों में या सभी देशों में। पर्वत पर्वत, हर पर्वत या सभी पर्वत। इसके बाद ख देखिए, वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी। कविता में भूमि शब्द में अलग अलग शब्द जोड़ करके नए शब्द बनाए गए हैं। जैसे भूमि है तो भूमि के आगे युद्ध लगा दिया तो युद्ध भूमि बन गई, और भूमि के आगे बुद्ध लगा दिया तो बुद्ध भूमि बन गई। आप भी कुछ नए शब्द बनाइए। तो नीचे एक माइंड मैप तरह का दिया हुआ है, ठीक है, अवधारणा चित्र के समान दिया हुआ है। आप इस अवधारणा चित्र में देखिए कुछ संकेत दे दिए हैं उन्होंने। तप, देव, भारत, जन्म, कर्म, कर्तव्य, मरुस्थल, मल, यज्ञ, रण, रंग, सिद्ध इत्यादि। अब इस माइंड मैप में जो दिए गए हैं खाली स्थान, उनमें भूमि शब्द तो लगेगा और कुछ शब्द आप अपने से ले सकते हैं, उनको जोड़ सकते हैं। जैसे देव को उठाया हमने तो हमने लिखा देव भूमि, ठीक है। इसी तरह से हमने मरु को उठाया तो हमने लिखा मरुभूमि। इसी तरह से कर्म को उठाया कर्म भूमि, तप को उठाया तपोभूमि, रण को उठाया और रणभूमि। इस तरह से हमने ये सारा रिक्त स्थान भरेंगे इस प्रकार हम।
आगे है थोड़ा भिन्न थोड़ा समान। नीचे दिए गई पंक्तियों को पढ़िए। जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। तो बच्चों यहाँ पर जो है दया और दिया, ये दो शब्द आए हैं। इनमें दया का अर्थ अलग है और दिया का अर्थ अलग है, लेकिन शब्द में सिमिलैरिटी है, शब्द समान है। तो थोड़े थोड़े से भिन्न है और थोड़े थोड़े से समान है। अब देखिए, जैसा कि लिखा भी हुआ है, दया और दिया में केवल एक मात्रा का अंतर दिया है, लेकिन इस एक मात्रा के कारण शब्द का अर्थ पूरी तरह से बदल गया है। आप भी अपने समूहों में मिल ऐसे शब्दों को सूची बनाइए जिसमें केवल एक मात्रा का अंतर हो, जैसे घड़ा और घड़ी। तो आपको आपस में चर्चा करते हुए कुछ ऐसे शब्द ढूंढने हैं। जैसे देखिए, एग्जाम्पल में दिया है चांद चांदी, घट घाट, चना चीन, मेला मैला, दान दिन। पाठ से आगे में देखिए आपकी बात। इसमें पहला प्रश्न है, इस कविता में भारत का सुंदर वर्णन किया गया है। आप भारत के किस स्थान पर हैं, वह स्थान आपको कैसा लगता है, उस स्थान की विशेषताएं बताइए। तो संकेत बिंदु कुछ दिए गए हैं, प्रकृति, खान पान, जलवायु, प्रसिद्ध स्थान। यानी आपको इन बिंदुओं को आधार बनाकर उस स्थान की विशेषताएं लिखनी है। वहाँ की प्रकृति कैसी है, खान पान कैसा, जलवायु कैसी है, वहाँ के प्रसिद्ध स्थान कैसे हैं। इसको ये रचनात्मक प्रश्न है बच्चों, तो आपसी चर्चा के आधार पर आपको जिस स्थान पर रहते हैं उसका वर्णन यहाँ पर करेंगे। दूसरा प्रश्न है, अपने परिवार के किसी सदस्य या मित्र के बारे में लिखिए और उसकी कौन कौन सी विशेषताएं या कौन सी बातें आपको अच्छी लगती हैं। तो हमने यहाँ पर परिवार के सदस्यों में पिताजी का लिया है। तो मेरे परिवार में मुझे पिताजी सबसे अच्छे लगते हैं, उनकी निम्नलिखित बातें मुझे अच्छी लगती हैं। तो इनमें कुछ पॉइंटर्स इन वाक्यों के रूप में लिखेंगे। वे सादा जीवन उच्च विचार में विश्वास करते हैं, प्रातः लंबी सैर पर जाते हैं ताकि स्वस्थ रहें, देशी खाना खाते हैं, उन्हें पश्चिमी सभ्यता के व्यंजन पसंद नहीं हैं क्योंकि वे पौष्टिक नहीं होते। वे समाज सेवी हैं, अपने कार्यालय के बाद समाज सेवा के कार्य करते हैं, परिवार के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हैं, अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, परिवार के प्रत्येक सदस्य की आवश्यकताओं को पूरा करने का भरसक प्रयास करते हैं, किसी भी कार्य को करने से पूर्व पहले भली भांति विचार करते हैं। वंशी से श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। अब वंशी बांसुरी को कहते हैं। यह एक वाद्य यंत्र है और यह मुंह से फूंक कर बजाया जाने वाला एक वाद्य यानी बाजा है। नीचे फूंक कर बजाए जाने वाले कुछ वाद्य यंत्रों के चित्र दिए गए हैं, इनके नाम इस शब्द जाल से खोजिए। तो बच्चों ये एक पहेली है, इसमें वाद्य यंत्रों के नाम दिए गए हैं और इसमें से आपको उन वाद्य यंत्रों के नाम बना करके आगे दिए गए चित्र में पूर्ण करने हैं। ठीक है, आगे दिए गए जो चित्र हैं उनके आगे उनके सही नाम लिखने हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो चित्र में इस शब्द जाल में बनाया गया है, जिसमें पहला है अलगोज़ा, दूसरा है भकोरा, तीसरा है नाद और फिर है शंख, फिर बांसुरी, नीचे बीन और अगला है सींगी। तो इसको आगे जो चित्र दिए गए हैं उन चित्रों के नीचे इनके सही नाम लिखने हैं। ठीक है, पहला जो वाद्य यंत्र है उसका नाम है अलगोज़ा, फिर अगला देखिए बीन, फिर अगला है बांसुरी, उससे अगला है सींगी, फिर उसके नीचे आइए शहनाई, अगला है नाद, अगला है भंकोरा, अगला है लास्ट शंख। आज की पहेली, आज हम आपके लिए एक अनोखी पहेली लाए हैं। नीचे कुछ अक्षर दिए गए हैं, आप इन्हें मिलाकर कोई सार्थक शब्द बनाइए। अक्षरों को आगे पीछे किया जा सकता है, यानी उनका क्रम बदला जा सकता है। आप अपने मन में किसी भी अक्षर के साथ कोई भी मात्रा लगा सकते हैं। पहला शब्द हमने आपके लिए बना दिया है। इसमें देखिए बच्चों, जैसे जंबल वर्ड आप अंग्रेज़ी में करते हैं वैसे ये शब्द दिए गए हैं यहाँ पर।
आगे पीछे करके, और इसमें कोई भी मात्रा लगाई जा सकती है। तो पहला है स म ह ग र, तो इसका जो बनाया गया शब्द यहाँ पर वो है महासागर। दूसरा शब्द है ह म य ल, तो इसका बनाया गया शब्द है उचित शब्द हिमालय। आ गया है ग और ग, फिर इससे बनाया है गंगा। अगला है भ त र, इससे बना है शब्द भीतर। अगला शब्द है ल क य, यानी कोयल, इससे शब्द बना है। अगला है लास्ट व न प, और इससे शब्द बना है पवन। आगे बढ़ते हैं झरोके से। इसमें बच्चों वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रगीत है उसके विषय में यहाँ पर लिखा गया है, और जन गण मन हमारा राष्ट्रगान है, और वंदे मातरम जो कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित है ये गीत। और उसका एक तरफ वंदे मातरम गीत की पंक्तियाँ दी गई हैं, तो दूसरी तरफ उसका भावार्थ आपकी पुस्तक में दिया गया है। तो बच्चों आप अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए इसको पढ़ सकते हैं कि राष्ट्रगीत का अर्थ क्या है, एक एक पंक्ति के रूप में, भावार्थ के रूप में यहाँ पर दिया गया है। तो बच्चों यहाँ पर जो है मातृभूमि कविता पर आधारित जितना भी अभ्यास कार्य दिया गया था वो हमने पूर्ण कर लिया है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में मैं आपके साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए धन्यवाद।